जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियली। जोहार आप सभी का। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यह एकदम ये नहीं बोलिएगा सवाल को देख करके कि आप सीजीएल के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा यहाँ पे नहीं बताइएगा, क्योंकि ये मिसलेनियस टॉपिक्स हैं। कुछ कुछ ऐसे सवाल होंगे जो कि सिलेबस से थोड़ा सा हटके भी हो सकता है, एक दो सवाल, लेकिन वो आपके काम के ही सवाल होंगे, क्योंकि सिलेबस वाले टॉपिक्स को तो आपने ऑलरेडी सारा कवर कर लिया होगा। लेकिन कुछ सवाल अगर इधर उधर से अगर आपसे पूछ लिए जाते हैं तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा कि अगर उन सवालों को अगर आप बना लेते हैं तो वो आपके लिए एक बोनस अंक के रूप में माना जाएगा, क्योंकि और विद्यार्थी जो वो इससे कह सकते हैं कि पीछे रह जाएंगे। तो ऐसे में अगर ऐसे सवाल अगर आप कर लेते हैं एग्जाम के टाइम पे तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। यहाँ पे भी हम लोग बात करेंगे 100 सवाल का। 100 सवाल को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। बहुत सारे सवाल आपके सीजीएल के अकॉर्डिंग होगा, बहुत सारे सवाल कुछ कुछ विविध टॉपिक से आपके लिए लाया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है कि 1772 से चलल आयल अंग्रेजी शासन के कौन दिन छोटा नागपुरे खत्म भय गए। तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 अगस्त 1857 ईस्वी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है शेख भिखारी के जन्म बच्छर बतवा। शेख भिखारी जी के जन्म वर्ष आपसे पूछा गया है कि कब इनका जन्म हुआ है। ऐसे यहाँ पे याद रखेंगे इनके जन्म से रिलेटेड आपसे सवाल क्यों पूछा जा रहा है। तो दरअसल खोटा में एक जीवनी लिखा गया है। बोलेंगे ये तो आप बता रहे कि झारखंड जीएस का टॉपिक है। बोलेंगे नहीं, झारखंड जीएस का टॉपिक नहीं है। शेख भिखारी जी की जीवनी भी है खोटा में, और इनकी खोटा की जीवनी जो लिखा है वो पारसनाथ महतो ने लिखा है। तो हो सकता है कि अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि शेख भिखारी जी के जीवनी कौन खोटा साहित्यकार लिखले है, तो पारसनाथ महतो के द्वारा इनकी जीवनी को लिखा है। वहीं अगर बात करें एक जीवनी है बड़का बुजुर्ग बिरसा, जिसे डॉक्टर ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया है। ऐसे अब हम बात करें इनके जन्म वर्ष की, तो इनका जन्म हुआ है 1819 ईस्वी में। कहां पे इनका जन्म हुआ है, तो ओरमांझी के सिकीदिरी थाना पड़ता है, जहां पे एक गांव है खुदिया लोटवा। तो खुदिया लोटवा में ही शेख भिखारी जी का जन्म होता है, उसी गांव में। इनके परदादा जलाल जो थे वो आबरा है ना आंबरागढ़ के चौकीदार थे, और जबकि पिता अगर बात करें तो वो भी एक सामान्य परिवार से तो नहीं माना जा सकता। ये बड़े ही कम से कम जो भी थे लोगों के हित के लिए हमेशा ये पूरा परिवार खड़ा रहते थे, है ना। और यही वजह है कि इनका पूरा परिवार इसी में मारा जाता है कि कहीं ना कहीं ये लोग शोषण और अत्याचार के विरुद्ध में हमेशा लड़ते आए थे। तो ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा 1819 ईस्वी में। अगला है कि शेख भिखारी के जीवनी लिख ले है। तो अगला सवाल वहीं से पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर पारसनाथ महतो के द्वारा शेख भिखारी जी की जीवनी लिखी गई है। तितकी पत्रिका रामगढ़ के संपादक कर नाम बतवा। तितकी पत्रिका देखिए, तितकी पत्रिका का प्रकाशन अलग अलग जगहों से होता है ना। तितकी पत्रिका का अगर संपादन की बात करें तो वो अलग अलग जगह से होता था। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो रामगढ़ से आपको याद रखना है कि रामगढ़ से इसका जो संपादक थे वो थे डॉक्टर ए.के. झा। विश्वनाथ दसौंधी राज, ये आपको पता होगा, सबसे पहले तितकी पत्रिका की शुरुआत कहां से करते हैं, तो कतरास से करते हैं विश्वनाथ दसौंधी राज, है ना, कतरास धनबाद से। इसकी शुरुआत 1977 यानी 1977 में, अगस्त 1977 में इसकी शुरुआत होती है तितकी पत्रिका की। बाद में कह सकते हैं कि ये कतरास धनबाद के बाद में ये रामगढ़ से भी प्रकाशित होने लगा, रामगढ़ से भी, और ये बोकारो से भी प्रकाशित होने लगा। बोकारो से जो संपादक थे वो थे दिनेश दिनमणि और शांति भारत, और जबकि अगर बात करें रामगढ़ से तो डॉक्टर ए.के. झा रहते हैं। तो हो सकता है कि सवाल आपको घुमा फिरा करके कहीं से पूछ लिया जाए, तो ऐसे सवालों को आप जरूर आंसर करिएगा। अगला सवाल है, पूछा जा सकता है झिंगफुलिया उपनाम से कौन खोटा साहित्यकार जानल जाहत। झिंगफुलिया उपनाम से, झिंगफुलिया किस साहित्यकार का उपनाम है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहादुर पांडे झिंगफुलिया। शिवनंदन पांडे इनका उपनाम है गरीब, है ना, ये गरीब उपनाम से जाने जाते हैं, है ना, इनको गरीब उपनाम से जाना जाता है। बहादुर पांडे झिंगफुलिया। जब भी किसी साहित्यकार का नाम ले तो उनको उनके उपनाम को भी साथ में जोड़ करके लें, है ना, ताकि आपके लिए क्या होगा कि चीजें आपके लिए आसान होंगे। जनार्दन गोस्वामी, है ना, जनार्दन गोस्वामी यहाँ पे छूट गया है, जनार्दन गोस्वामी व्यथित इनका उपनाम है, जनार्दन गोस्वामी व्यथित इनका उपनाम है, तो व्यथित याद रखिएगा। सुकुमार के बारे में अगर याद करें तो सुकुमार जी का पूरा नाम सुरेश कुमार विश्वकर्मा है ना, सुरेश कुमार विश्वकर्मा है इनका पूरा नाम सुकुमार जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहादुर पांडे झिंगफुलिया। सवाल है, पानुरी जी लिखल काव्य जेकरा मनुष्य और प्रकृति के बखान कर लिए है। कहते कि पानुरी जी की वह लिखी गई कौन सा काव्य है जिसमें मनुष्य और प्रकृति का वर्णन किया गया है, तो वो कौन सा काव्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेघदूत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघदूत। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, काव्य लोक संस्थान से बंसीलाल बंसी जी कौन सम्मान मिलल रहे। काव्य लोक संस्थान से बंसीलाल बंसी जी को किस सम्मान से सम्मानित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा काव्य भूषण सम्मान से, काव्य भूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाता है। अगला सवाल पूछा जा सकता है, महाप्रभु कृपाएं केकर लिखल व्यंग्य रचना लागे। महाप्रभु कृपाएं किसके द्वारा लिखी गई रचना है। तो याद रखिएगा, ऐसे तो इनके बारे में थोड़ा सा इसके पहले सवाल पे हम बता दें, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा याद रखिएगा। बंसीलाल बंसी जी से संबंधित पानुरी सम्मान इनको 2022 में मिला है। श्रीनिवास पानुरी सम्मान इनको मरणोपरांत 2022 ईस्वी में बंसीलाल बंसी जी को पानुरी साहित्य सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। और साथ ही साथ में बंसीलाल बंसी जी के बारे में और भी दो बेसिक जानकारी। इनका जन्म 11 मार्च 1954 को हुआ था, 11 मार्च 1954 को इनका जन्म होता है और इनका निधन 18 फरवरी 2022 ईस्वी को हुआ है ना, 2022 ईस्वी को, 18 फरवरी 2022 ईस्वी को। और 2022 का इनको मरणोपरांत श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। और यह सम्मान जो दिया गया है वो दिया गया है कब, 25 दिसंबर 2023 ईस्वी को दिया गया है। तो याद रखिएगा 25 दिसंबर 2023 ईस्वी को 2022 का पानुरी साहित्य स्मृति सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है, जबकि 2021 का पानुरी स्मृति सम्मान चित्रंजन महतो चित्रा जी को मिला है ना। तो ये कुछ करेंट से रिलेटेड सवाल है, यहां से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको भी आप जरूर याद रखिएगा, चित्रंजन महतो, ठीक है। तो यहां से भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, इसको भी जरूर आप ध्यान रखेंगे। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, महाप्रभु कृपाएं केकर लिखल व्यंग्य रचना लागे। महाप्रभु कृपाएं यह व्यंग्य रचना है और इसे लिखा है डॉक्टर ए.के. झा ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। श्याम सुंदर महतो के द्वारा एक व्यंग्य रचना लिखी गई है जिसका नाम है तोय आर हाम। ये रचना का भी नाम आप जरूर याद रखिएगा, तोय आर हाम। यह व्यंग्य रचना जो वो श्याम सुंदर महतो के द्वारा लिखी गई है। जबकि विनोद कुमार जी के द्वारा भी एक व्यंग्य रचना लिखा गया है जिसका नाम है सोंध माटी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, खोठा के अनन्य उपासक पानुरी जी केकर लिखल मन परवा लेखक है। खोठा के अनन्य उपासक पानुरी जी, यह संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा विकल शास्त्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। विकल शास्त्री के द्वारा ही पानुरी जी के बारे में संस्मरण लिखा गया है जिसका नाम है खोठा के अनन्य उपासक पानुरी जी। अब बोलेंगे शांति भारत ने भी तो संस्मरण लिखा है पानुरी जी से संबंधित, बोलेंगे हाँ बिल्कुल लिखा है। इन्होंने लिखा है बोरवा अडक अखय बोर,
है ना, बोरवा अड्डा अखय बोर, इन्होंने एक संस्मरण लिखा है, बोरवा अड्डा अखय बोर। विश्वनाथ दसौंधी राज ने भी तो लिखा है, बोलेंगे हाँ। खोरठा के पुरोधा पानुरी जी, इन्होंने भी रचना लिखा है। तो बोलेंगे शिवनाथ करमानिक जी के द्वारा भी तो लिखा गया है, बोलेंगे हाँ बिल्कुल लिखा गया है। खोरठा कम्युनिस्ट विचारधारा के लोक पानुरी जी, है ना, खोरठा कम्युनिस्ट विचारधारा के लोक पानुरी जी, यह लिखा गया है प्रमाणिक जी के द्वारा। ठीक है, और साथ ही आपको और भी याद रखना है पानुरी जी से संबंधित, खोरठा शिष्ट साहित्य के जनक के उपनाम से भी जाने जाते हैं, है ना। खोरठा शिष्ट साहित्य के जनक के उपनाम से भी पानुरी जी को जाना जाता है। इसके अलावे कई सारे उपनाम से इनको पुकारा जाता है, ये तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, चाहे वो खोरठा के पुरोधा हो, विश्वनाथ खोरठा के भीष्म पितामह हो, खोरठा के वाल्मीकि हो, खोरठा के टैगोर हो, खोरठा के अखय बोर हो, कई उपनाम से इनको जो वो पुकारा जाता है। तो ये सब चीजें आपको याद होंगे। तो इसका आंसर अगर पूछा जाए, खोरठा के अनन्य उपासक पानुरी जी, यह विकल शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल पूछा जा सकता है, हमर नेत्रहाट यात्रा, हमर नेत्रहाट यात्रा केकर लिखल यात्रा वृतांत लागे। हमर नेत्रहाट यात्रा, यह यात्रा वृतांत विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप थोड़ा सा बीएन ओहदार को लेकर के हो सकता है कि कंफ्यूजन में होंगे, तो इसलिए होंगे क्योंकि बीएन ओहदार जी के द्वारा भी एक निबंध लिखा गया है, एक निबंध लिखा गया है। कौन सा, है ना, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, खोरठा निबंध में वह निबंध छपा हुआ था। खोरठा निबंध में अगर आपने वो निबंध को पढ़ा होगा तो वहां पे जरूर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो वहां पे भी नेत्रहाट यात्रा का वर्णन किया गया था, लेकिन वो निबंध है और यहाँ पे ये यात्रा वृतांत है, ये दोनों में अंतर है। ठीक है, तो हमर नेत्रहाट यात्रा यह एक यात्रा वृतांत है, इसे लिखा है विनोद कुमार ने। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजें आपको याद रखनी है। और बीएन ओहदार जी ने लिखा है छोटा नागपुर एक नैनीताल नेत्रहाट यात्रा, वो तो आपको याद ही होगा, है ना, छोटा नागपुर एक नैनीताल नेत्रहाट यात्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, आज हिया नामी झुमरिया के झूमर होते में झुमरिया कौन समास लागे। अब यहां पे पूछा जा रहा है कि ये झुमरिया शब्द जो है वो किस प्रकार का समास है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और हो सकता है कि ये सवाल आप थोड़ी देर के लिए अगर हम समय दे आपको तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। आप इस वीडियो को रोक करके थोड़ी देर के लिए खुद आप इसका आंसर तलाशी कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो बता दें कि यह जो है वो क्रिया का समास है। अब बोलेंगे ये क्रिया का समास तो आज तक हमने नहीं पढ़ा है। बोलेंगे हाँ, अगर आपने एके झा जी के खोरठा सहित सदानिक व्याकरण अगर व्याकरण पुस्तक को अगर आपने पढ़ा होगा तो एके झा जी ने समास के एक अलग भेद को भी यहाँ पे जिक्र किया है उन्होंने, है ना। समास के तो भेद ऐसे तो 7 भेद तो उन्होंने बताया ही है, इसके अतिरिक्त एक भेद की चर्चा उन्होंने और भी किया है, और जिसका नाम क्या था, क्रिया का समास या उपपद। और क्रिया के समास में उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे कि छगरी चरवा यानी छगरी चराने वाला, घोड़ नचवा यानी घोड़ा नचाने वाला। कुछ शब्दों को आप जरूर याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। छगरी चरवा, छगरी चरवा। फिर याद रख लीजिएगा घोड़ नचवा, घोड़ा नचाने वाला, है ना। घोड़ नचवा क्या हो गया, घोड़ा नचाने वाला। फिर उसके बाद में है एक झुमरिया, क्या है, झुमरिया। झुमरिया मतलब क्या हो गया, झूमर खेले वाला। फिर एक है करमैती, क्या है, एक करमैती। अब करमैती तो आप जानते होंगे, करम पर्व में जो पर्व त्योहार को मनाती हैं लड़कियां उनको करमैतीन कहा जाता है। तो करमैती क्या हो गया, करम पर्व मनवे वाला। एक है आग टंगवा, एक क्या है, आग टंगवा यानी आग टंगवा में यहाँ पे क्या हो गया, आग टंगवा मतलब यानी जो आफत का काम करता हो, जो कह सकते हैं कि हमेशा परेशानी वाला काम करता हो। नहीं बोलते कि आग टांगे के काम ना कर, मतलब बदमाशी नहीं करो। तो जो हमेशा इधर उधर काम आफत वाला काम करते रहता है, जिसमें से उसको कभी भी चोट लग सकता है, किसी तरह से हानि पहुंच सकता है उसे या तो किसी दूसरे को, तो उसी को आग टंगवा कहा जाता है। उसके बाद में एक है मरखंड, क्या है, एक शब्द है मरखंड। मरखंड, मरखंड मतलब क्या हो गया, मारा मारी करने वाला। नहीं बोलते बैला मरखंड हो या मरखंडिया हो या कड़वा मरखंड हो, मतलब यह मारने वाला है। फिर एक है गोड़ायत,
फिर एक शब्द आप और याद रखिएगा, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर एक शब्द है गोड़ायत। क्या है? गोड़ायत। गोड़ायत मतलब क्या हो गया? गोड़ायत मतलब हो गया गोड़ जांते तरी काम करे वाला, है ना। गोड़ जांते तरी काम करने वाला, उसी को गोड़ायत कहा जाता है। फिर एक शब्द है गनगनिया। क्या है? एक शब्द है गनगनिया। गनगनिया क्या है? गनगनिया मतलब क्या होता है? खूब तेजगर आग, मतलब एकदम पूरा तेज आग होता है ना, अपने बोलते हैं कि एकदम गनगनाए के आग धरल हो, तो मतलब खूब तेज अगर आग पूरा उसमें ताप निकल रहा होता है तो उसको हम लोग गनगनिया कहते हैं। और फिर एक शब्द और है गुड़गुड़ी। एक और शब्द क्या है? गुड़गुड़ी। तो ये सभी शब्द जो है वो किसके समास के अंतर्गत आते हैं? ये सभी क्रिया के समास उन्होंने माना है। क्लियर हो गया? तो यहां पे ये सभी शब्दों में एक चीज, आपको एक चीज जरूर दिख रहा होगा कि क्रिया का समास क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहां पे हर कार्य में लग रहा है कि कोई भी वो काम करने वाला दिख रहा है। यहां पे छगरी चरवा मतलब छगरी चराने वाला, है ना। घोड़ नचवा, घोड़ा के नाच नाचे वाला। झूमरिया झूमर खेलने वाला। तो यहां पे क्रियावाची मतलब शब्द आपको हमेशा यहां पे दिखेंगे। तो ऐसे में भी अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो ऐसे सवालों को आप जरूर करिएगा। अव्ययिक समास यानी इसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है ना। अव्ययी भाव समास को अव्ययिक भाव समास कहा जाता है, जिसमें से बहुत सारे उदाहरण हैं। सगर घरी, घने घन, गरजूत, पैत धाव, पैत बच्छर, घेनर घेनर, कले कल, शगर घरी, शगर बच्छर, सारा बच्छर, हर एक दिन, है ना। दिन दिन, हर एक दिन, जैसे इस तरह से ऑप्शन देते हैं, दिन दिन, हर एक दिन। तो इस प्रकार के जितने भी उदाहरण होते हैं ये सभी अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। यानी ऐसा समास जे अव्यय लेके बने, मतलब अव्यय लेकर के वो बनता है। जैसे कि भेठर, बेगर, अनखाय, करे करे, पैद धाव, गरजूत, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। पेछवाड़ी समास किसे कहा जाता है? तो तत्पुरुष समास को पेछवाड़ी समास कहा जाता है ना। पेछवाड़ी समास इसे कहा जाता है, यानी ऐसा समास जिसके पछला भाग बेसी मुख्य रहे, यानी उसका दूसरा पद प्रधान होता है, अधिक यानी दूसरा पद उसका प्रधान देखने को मिलता है। जैसे कि घर जमाए, घर मोहड़ी, निमन मुहा, गुमन मुहा। इसके अलावे और भी बहुत सारे शब्द यहाँ पे होते हैं। तो ये सभी क्या है? पेछवाड़ी समास के उदाहरण होते हैं। अड़गाही समास किसे कहा जाता है? अड़गाही समास जो वो बहुब्रीहि समास को कहा जाता है। बहुब्रीहि समास को अड़गाही समास के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखेंगे। इस समास में क्या होता है? कोनो पद जोरगर न रह करके सभे मिलके एगो दोसर आड़ अर्थिक इंगित करे है, मतलब दोनों पद प्रधान ना होकर के कोई तीसरा पद प्रधान होता है, उसी को हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि गेड़ गवारी, गोरखी, तराही खांची, बूटू खुखड़ी। बोलेंगे ये सब उदाहरण तो हम पढ़े ही नहीं कभी। ये सब उदाहरण भी आप जरूर याद रखिएगा, यहां से भी सवाल पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त आप बहुत सारे उदाहरण आप पहले से जानते ही होंगे। नीलांबर, पीतांबर, गजानन, चतुर्भुज, बहुत सारे आपने लाखों उदाहरण पढ़ रखे हैं, है ना। तो वो सभी आप उदाहरण तो इसके अंतर्गत रखते ही हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिया का समास, झुमरिया। माय के असुख भय गेल, हिया असुख कर माने की है, तो असुख का मतलब होता है बीमारी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है दसौंधी जी लिखल खोठाएं इंजराइल पहिल कहानी महुआ 1970 ईस्वी कौन पखवाड़ी पत्रिकाएं छपल हले। अब देखिए यहाँ पे सवाल तो भले एक है, लेकिन जानकारी आपको बहुत सारा यहाँ से मिल रहा है। पहला तो बोल रहा है कि दसौंधी जी के द्वारा लिखा हुआ है, तो बोले हाँ ये तो पता चल गया। खोठा इंजराइल पहिल कहानी, एक और जानकारी आपको मिला कि यह पहली कहानी है। कौन सी कहानी है? महुआ है। कब यह प्रकाशित होता है? 1970 में। किस प्रकार की पत्रिका में? पखवाड़ी पत्रिका में। अब देखिए कितनी जानकारियां आपको एक सवाल में मिल गया, है ना। यहां से आपको कितनी जानकारी मिल गई? 5 जानकारी तो आपको केवल एक सवाल से मिल गया और एक आपको मिलना बाकी है। तो दसौंधी जी के द्वारा लिखा हुआ, खोठा में छपा हुआ, प्रकाशित, जिसको हम लोग बोलते हैं, इंजराइल मतलब होता है प्रकाशित, पहली कहानी जिसका नाम है महुआ, जो 1970 में एक पखवाड़ी पत्रिका में प्रकाशित होता है। और उस पखवाड़ी पत्रिका का नाम क्या है? वो है खोरठा। पखवाड़ी पत्रिका का नाम क्या है? खोरठा है।
है ना। अब ये बोलेंगे खोठा पत्रिका तो पाणुरी जी का है, बोले हाँ बिल्कुल पाणुरी जी का है। खोठा पत्रिका और मातृभाषा ये दोनों पत्रिकाएं जो है वो पाणुरी जी की पत्रिका है। जबकि अगर बात करें तितकी पत्रिका की, तो तितकी पत्रिका आप जानते हैं कि तितकी पत्रिका कतरास से दसौंधी जी जो वो प्रकाशित करते हैं। लुबाठी पत्रिका की अगर बात करें तो यह पत्रिका बोकारो से प्रकाशित होता है और इसके संपादक जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी। जबकि करील पत्रिका की अगर बात करें तो यह प्रकाशित होती है और मांझी से और इसके संपादक के रूप में जाने जाते हैं बीएन ओदार और दिनेश दिनमणि। तो इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, भले सवाल एक हो लेकिन कई सारी जानकारियां आपको इकट्ठे रूप में मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। टेपा केतकी फूल कौन ठामे देखे है? टेपा जो वो केतकी फूल को किस जगह पे देखता है? तो बोलेंगे कि नदी में बहते हुए वो देखता है। बोलेंगे हाँ ये तो सही बात है, लेकिन और कहीं देखता है क्या? बोले हाँ एक जगह तो और देखता है। कब देखता है? जब उसको राजा कहता है कि जाओ ठीक इसी प्रकार से एक और केतकी फूल लेकर के आओ, और जब वो घूमते घूमते जंगल के पास जाता है तो एक राक्षस की बेटी के पास में भी वो देखता है। तो यानी टेपा 2 बार केतकी फूल को देखता है और दोनों बार वो केतकी फूल लेकर के आता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी ए और सी दुइयो ठीन। पहली बार वो नदी में बहते हुए देखता है, वहां से उठा करके वो रखता था, अपने पास रखा, उसको घर जाते समय गोबर खाद में रख देता था वो छुपा करके। एक बार वहां हो गया, और दूसरा बार जब राजा नीलकमल को जब पता चल जाता है तब बोलता है कि जाओ इसी का जोड़ा लेकर के आओ, नहीं तो फिर जान से मार देंगे। तो फिर टेपा क्या करता है, बेचारा निकल जाता है जंगल की ओर, दूसरा बार फिर केतकी फूल लाने के लिए उसी का जोड़ा। पता तो नहीं होता कि कहां मिलने वाला है, लेकिन बस पता है कि चलो अब चल दिए तो जो होगा देखा जाएगा। और जाते जाते एक राक्षस की बेटी के पास में भी उसे फिर वैसा ही केतकी फूल देखने को मिलता है। तो ये 2 बार इसको केतकी फूल देखने को मिलता है, ये दोनों बार वहां से लेकर के आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा फाइनल आंसर डी। अगला सवाल है महुआ शीर्षक से उपन्यास लिखल है। अब महुआ शीर्षक से उपन्यास बोलेंगे, अभी तो आप बोले कि कहानी लिखा हुआ है महुआ के नाम से और उसको विश्वनाथ दसौंधी राज ने लिखा है, तो ये उपन्यास कैसे आ गया? तो बता दें कि खोठा में एक नाम से कई सारी रचनाएं हो सकते हैं, जैसे कि अभी हम उसका उदाहरण आपके बीच में हम उसका उदाहरण भी देंगे, और वो उदाहरण आपको जरूर याद रखने चाहिए क्योंकि यहां से हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएं। तो पहले इसका आंसर हम बता देते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग आएंगे आगे टॉपिक पे। जैसे कि यहाँ पे महुआ शीर्षक से उपन्यास कौन लिखते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वनाथ नागर। तो अगर महुआ कहानी पूछे तो विश्वनाथ दसौंधी, और महुआ अगर पूछे उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है तो महुआ उपन्यास विश्वनाथ नागर ने लिखा है। अब बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? बोले चलिए हम एक उदाहरण देते हैं। चासा एक कविता है ना, चासा कविता को लिखा है शांति भारत ने। आप ध्यान से याद रखिएगा, वैसे याद भी रख लीजिएगा। चासा कहानी जो है, चासा कहानी हम लिख देते हैं बगल में ताकि आपको आसानी से समझ में आए। चासा कहानी लिखा है बंसीलाल बंसी ने, बंसीलाल बंसी ने। और चासा गीत भी लिखा गया है, चासा गीत भी लिखा गया है। और चासा गीत सुहान लागे रे पुस्तक में छपा हुआ आखिरी गीत है ये, और उसका नाम है हीरालाल सोरेन, जिनके द्वारा लिखा गया है। हीरालाल सोरेन जी के द्वारा इस गीत को लिखा है। अब बोलेंगे नाम तो एक ही है लेकिन रचनाकार सब अलग अलग दिख रहा है। बोलेंगे बस यही चीज आपको समझना होगा, एक नाम से कई सारी रचनाएं हो सकते हैं, है ना। तो चासा कविता अगर पूछ लिया जाए कि चासा कविता किसके द्वारा लिखा गया है तो शांति भारत ने लिखा है। चासा कहानी किसके द्वारा लिखा गया है तो बंसीलाल बंसी जी के द्वारा लिखा गया है। चासा गीत किसके द्वारा लिखा गया है तो हीरालाल सोरेन के द्वारा इस गीत को लिखा है। तो अलग अलग तरह से इस प्रकार से चीजें आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनको जरूर आप याद रखेंगे। ठीक उसी प्रकार से महुआ जो है वो महुआ शीर्षक से कहानी विश्वनाथ दसौंधी जी ने लिखा है, और महुआ उपन्यास जो लिखा है वो विश्वनाथ नागर ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है खोठा गद्य पद्य संग्रह के प्रधान संपादक हत। खोठा गद्य पद्य संग्रह, बता दें कि यह खोठा का पहला गद्य पद्य रचना है ना। खोठा का यह पहला गद्य पद्य रचना है।
और याद रखेंगे इसके जो प्रधान संपादक है वो है A.K. झा, और इसके कार्यकारी संपादक जो है ना, इसके कार्यकारी संपादक जो है वो कौन है, तो वो है शिवनाथ प्रमाणिक। तो कार्यकारी संपादक पूछे तो शिवनाथ प्रमाणिक और प्रधान संपादक पूछे तो A.K. झा। किस प्रकार की रचना है, तो गद्य और पद्य ये दोनों का संग्रह है। इसमें से गद्य रचनाएं 14 है और पद्य रचनाएं जो वो टोटल 23 है। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान रखने हैं। हालांकि कम से कम इतना तो जरूर याद रखिएगा कि इसके प्रधान संपादक कौन है, तो A.K. झा है। अगला सवाल है, अगीन परीक्षा किनखर रचना लागे। अगीन परीक्षा किनखर लिगल रचना लागे, तो यह पानरी जी के द्वारा लिखी गई एक खंडकाव्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कौन महेश गोलवार के रचना लागे। इनमें से कौन सी रचना जो वो महेश गोलवार जी के द्वारा लिखी गई है। अब देखिए 18 नंबर सवाल, यहां पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान यह रचना जो वो महेश गोलवार जी के द्वारा लिखा गया है। अब बोलेंगे बेणायल समय ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो बेणायल समय यह कविता है। बेणायल समय और इस कविता को लिखा है सुकुमार जी ने। किसने लिखा है, सुकुमार जी ने लिखा है। ठीक है, इसके अलावा है एखनिक जिनगानी, इसे किसने लिखा है, एखनिक जिनगानी संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया है। संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया है। एक और रचना है चायल चिन्हा, यह किसकी रचना है, तो यह A.K. झा जी की रचना है। यह जो वो A.K. झा जी की रचना है, इसे A.K. झा ने लिखा है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, तो आंसर बता दिए, आंसर हो जाएगा ए। कौन शांति भारत के रचनाहक है, इसमें से कौन सी रचना शांति भारत के द्वारा लिखा गया है, शांति भारत जी की रचना है। तो यहां पे कुछ कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, मर्देक पूथल, कखन हतक भोर, जुगेक मरम। अब यहां पे इसका सही आंसर आप देखेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा, मर्देक पूथल। तो मर्देक पूथल किसकी रचना है, तो मर्देक पूथल जो रचना है वो है अनंत कुमार झा की रचना है ना, अनंत झा जी की रचना है। अनंत कुमार ओझा जी की रचना है या अनंत कुमार झा जी की रचना है। और कखन हतक भोर यह जो वो प्रदीप कुमार दीपक की रचना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। जुगेक मरम जो है ये शांति भारत जी की रचना है। ठीक है, और साथ ही साथ में शांति भारत जी की रचना एक और आपको याद रखना है, वो है सोहान लागे रे गीत को इन्होंने लिखा है। सोहान लागे रे गीत जो है इन्होंने लिखा है। और यह सोहान लागे रे गीत किस पुस्तक में छपा हुआ है, तो पुस्तक का भी नाम सोहान लागे रे ही है। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, सोहान लागे रे पुस्तक में एक और गीत शांति भारत जी की छपी हुई है। वो गीत का नाम है बांका रे बांका कुर्थी। क्या नाम है, बांका रे बांका कुर्थी, बांका रे बांका कुर्थी। तो यहां से ये भी चीजें आपको जरूर याद रखनी है, बांका रे बांका कुर्थी और सोहान लागे रे, ये दो गीत जो है ये शांति भारत के द्वारा सोहान लागे रे पुस्तक में छपी हुई है। ये चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल पूछा गया है, गाते एगो चिकन चेथरा नखै जकर तैन को आसरा। कहते हैं कि जिसके शरीर में साफ सुथरा कपड़ा है उससे थोड़ा सा भी उम्मीद नहीं है। हालांकि लाइन तो छोटा सा है, एक लाइन लग रहा है, लेकिन इसमें भाव बहुत गहरा है ना। इसका भाव जो वो काफी गहरा है, और इतने गहरे भाव अगर कोई दे सकते हैं तो वो A.K. झा जी दे सकते है ना। यहाँ पे इतने गहरे भाव अगर दे सकते हैं तो वो कौन दे सकते हैं, A.K. झा जी दे सकते हैं। तो A.K. झा जी की रचनाओं में और उनकी पंक्तियों में काफी गहरे भाव देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे कि आपने कुछ कविताओं में, कुछ रचनाओं में आपने पढ़ा भी होगा, जैसे कि एक पथिया डोंगल महुआ में तबे हमें कभी नाय और आज एकाएक खोठा, दो कविता को अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां पे आपने काफी गहरी चीजों को और गहरे भाव आपने देखे होंगे A.K. झा जी की रचनाओं में। तो ये खासियत है A.K. झा जी की रचनाओं में कि इनके भाव जो वो काफी गहरे भाव आपको स्पष्ट रूप में दिखाई देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, तनी सुन रे मानुस, तनी सुन रे मानुस, मानुस छाड़ा इस संसार केऊ नाय बोर, है ना। कहते हैं कि तनी सुन रे मानुस, थोड़ा सा सुन लो, मानुस से बढ़ करके, है ना, मानुस से छाड़ा, अगर मनुष्य को छोड़ दिया जाए तो उससे बड़ा संसार में कुछ भी नहीं है। इसलिए कम से कम एक दूसरे का सहयोग जरूर करें,
है ना, एक दूसरे का सहयोग करें, जरूर करें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे रिक्त स्थानों पे भरने के लिए आपको दिया गया है। अच्छा, एक तनी सुन रे मानो से एक रचना याद आ रहा है। तनी सुन रे मानो से एक रचना याद आ रहा है ना। उस रचना से सवाल भी पूछा जाता है कि तनी सुन रे मानुस केकर लिखल कविता लागे। तो तनी सुन रे मानुस यह कविता दसौंधी जी की कविता है ना। एक कविता का नाम है लहर, फिर एक है कविता का नाम तनी सुन रे मानुस। ये दोनों कविता दसौंधी जी के द्वारा लिखा गया है ना। तो ये दोनों कविताओं के बारे में जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल है, किनखर मानना है कि झारखंड हमनी देश एक रूर है। यह किसके द्वारा यह कहा गया है कि झारखंड देश जो वो हमारा देश का रूर प्रदेश के रूप में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिवनंदन पांडे गरीब के द्वारा। गरीब इनका उपनाम है, दसौंधी जी का उपनाम राज है ना। तो याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा शिवनंदन पांडे गरीब। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, धरती थान पत्रिका के संपादक के हैं। अब देखिए पत्रिका तो आपने तितकी कुछ ये सब पत्रिका के बारे में आप जानते हैं, लेकिन कुछ हो सकता है कि कुछ ऐसी पत्रिका का नाम दे दे जो आपने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ना तितकी पूछे, ना खोठा पूछे, ना मातृभाषा के पूछे बारे में पूछे, ना ही लुवाठी के बारे में पूछे, ना ही करील पत्रिका के बारे में पूछे। अगर पूछ दे कि धरती थान पत्रिका के संपादक के है तो थोड़ा सा उनके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। शिवनंदन पांडे गरीब के द्वारा इस पत्रिका के संपादक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, मान भूमे माटी तरह हीरा मोती मानिक फरे ताब हियक लोग पेटे जलाएं मोरे। एक केकर लिखल पाता लागे। यह पंक्ति जो वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह पानुदी जी की पंक्ति है। कहते कि मानभूम की मिट्टी में ना पता कितने प्रकार के नाना प्रकार के खनिज संपदाओं से यह धरती पूरा भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग जो वो क्या है, भूखे पेट सोए हुए, भूखे पेट मर रहे हैं। एक वक्त की रोटी तक उनको नहीं जुट रहा है खाने के लिए। ये स्थिति है यहाँ के लोगों की, जबकि यहाँ की मिट्टी में इतने प्रकार के नाना प्रकार के खनिज संपदाएं हैं। भारत की खनिज संपदाओं में एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है इस धरती का, फिर भी यहाँ के लोग भूखे पेट आज मर रहे हैं। तो ये पंक्ति जो वो पानुदी जी की पंक्ति है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। खोठा साहित्यिक धरती केकर लिखल निबंध गोच है। खोठा साहित्यिक धरती यह किसके द्वारा लिखा गया निबंध गोच है, निबंध संग्रह है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीनिवास पानुदी जी की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, किनखर कहना है कि गांव के हवा पानी छूट गेले गांव में रात दिन जहर खाओ दवाइये के नामे। अब कहते हैं कि यहाँ पे दरअसल यह पंक्ति जो वो बंसीलाल बंसी जी की है। बंसीलाल बंसी जी कहते हैं कि गांव का हवा पानी छूट गया है ना। यह गांव का हवा पानी जो वो छूट गया गांव में ही, और रात दिन जहर खाओ दवाइये के नामे। और रात दिन हम लोग जहर खा रहे किस नाम पे, दवा के नाम पे। कभी पेट दर्द तो कभी ये तो कभी वो, कभी फलान कभी ढकान, बहुत तरह के दवाएं हम लोग खा रहे हैं। लेकिन पहले क्या इतनी दवाइयां थी, नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग 100 साल 110 साल 120 साल पहले के लोग जीते थे। और आज इतनी सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी लोग 60-70 में ही लुढ़क जा रहे हैं। कारण क्या है, क्योंकि हमारे खाना, ना ही हमारा खाना जो है वो वास्तविक रहा है, ना और कुछ रहा है। हम लोग यहां तक कि जो हवा ले रहे हैं वो भी अब हमें शुद्ध नहीं मिल पा रहा है। जो प्राकृतिक रूप में जो हमें हवा भी मिलती थी वो भी हमें शुद्ध रूप में नहीं मिल पा रहा है। तो कहां से लोग जिएंगे उस तरह से। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, सही मिलान छांटने के लिए दे रखा है। गुणेश्वर बाबू नावा छोड़ जिम्मेदार के पात्र हैं, तो बोलेंगे नहीं, यह पात्र जो वो हूब कहानी के पात्र हैं, है ना। हूब कहानी में दामोदर और गुणेश्वर बाबू के बारे में आपने पढ़ा होगा। शुकर मातो हम जियब कैसे कहानी के पात्र हैं, बोलेंगे नहीं, ओद दीदा कहानी के पात्र हैं। किस कहानी के पात्र हैं, ओद दीदा के कहानी के पात्र हैं, है ना। जहां पे आपने चानो वाली के बारे में पढ़ा होगा। और हम जियब कैसे में एक पात्र आपने पढ़ा होगा चुनिया। और ओद दीदा में आपने पढ़ा होगा चानो वाली। ये दोनों नाम जरूर याद रखिएगा, दोनों में कंफ्यूजन होता है ना, कि चानो वाली था कि पात्र किस में है और चुनिया किस कहानी में पात्र है। तो ओद दीदा में चानो वाली है और हम जियब कैसे में चुनिया है। चुनिया में आपने और भी पात्र हैं, रघुनाथ, महेश्वर, पार्वती और भी कई सारे पात्रों की चर्चा की गई है। और ओद दीदा में भी आपने पढ़ा होगा निर्मल महतो, है ना, शुकर महतो,
उसके बाद में चानो वाली की बेटी, उनकी सहेलियां, ये सभी के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना। रश्मि है, हेमिया है, सुगिया है, कई सारे नामों के बारे में आपने वहां पे पढ़ा था। उसके बाद में है अशोक जिंदगी की डुबानी। बोलेंगे हाँ, यह तो ऑप्शन सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि अशोक जो वो जिंदगी की डुबानी से आया हुआ पात्र है। जिंदगी की डुबानी का प्रमुख पात्र जो वो जंगली है ना, जंगली है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और जंगली जब अपने मित्र के शादी में जाता है तो जो मित्र का भाई होता है उसका नाम अशोक होता है, और यही जंगली को जो वो लज्जित कर देता है कि जंगली कट से नहीं जानता है, थोड़ा सा भी नहीं जानता है कि शादी विवाह में आते तो थोड़ा गिफ्ट वगैरह, महंगा गिफ्ट वगैरह लेकर के आना चाहिए था, तुम तो खाली हाथ आ गया, तो क्या तुमको इतना भी नहीं पता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जंगली को अपने आप पे शर्म आता है और खराब लगता है, बुरा लगता है। उस दिन से फिर जंगली किसी के यहाँ पे फंक्शन वगैरह में नहीं जाता है ना। हालांकि उसके दोस्त वगैरह भी और भी कई लोग इसे बुढ़वा दादा कह करके भी चिढ़ाते थे, है ना। गांव के बच्चे भी चिढ़ाते थे, क्योंकि बहुत दिनों से ये बेरोजगार रहता है। तो ये सारी बातें आपने पढ़ा होगा जिंदगी डुबानी कहानी में। जगन्नाथ महतो ये छाहर कहानी के पात्र हैं। बोलेंगे नहीं, यह पात्र जो है वो नावा छोट जिमीदार कहानी में आया हुआ पात्र है ना, नावा छोट जिमीदार। वहां पे आपने जगन्नाथ चौधरी के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो इस प्रकार से चीजें आपको ध्यान रखनी है, कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सही मिलान छांटने के लिए दिया है तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। के त्वय के रचनाकार लागत, के त्वय, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं पारसनाथ महतो। खोटा भाषा के विद्यापति केकरा कहल जाए, खोटा भाषा के विद्यापति किसे कहा जाता है? यह भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा भव प्रीतानंद। भव प्रीतानंद, इन्हीं को जो वो खोटा भाषा के विद्यापति के उपनाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, काटा काटी कौन रकमेक समास लागे? काटा काटी, लोका लोकी, नुनु नूनी, काखे कोरे, ये सभी जोड़ा शब्द के जितने भी उदाहरण हैं ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? द्वंद्व समास के ये उदाहरण होते हैं। और द्वंद्व समास को खोटा में अड़सड़िया समास कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अड़सड़िया समास। अड़गाही समास, बहुब्रीहि समास को कहा जाता है। क्लियर हो गया। क्रिया का समास अभी थोड़ी देर पहले ही हम इसकी चर्चा किए हुए हैं। द्वंद्व समास को अड़सड़िया समास, बहुब्रीहि समास को अड़गाही समास, कर्मधारय समास को पड़तरिया और क्या कहा जाता है? एक पुछिया समास कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31। मुंह खोल तनी मीता धीक रे धरती छोड़ा पूता। ऊपर उखरवल दंडीलवन में मीता के पर्यायवाची नाय होते हैं। इनमें से कौन सा जो मीता का पर्यायवाची नहीं होगा? पहले तो यह समझना होगा कि मीता का अर्थ क्या होता है। तो मीता का अर्थ होता है साथी, संगी, दोस्त, ये सभी जो है वो मीता का अर्थ होता है। पर्यायवाची मतलब समान शब्द, समानार्थी शब्द। तो सहिया, फूल, संगी, ये सभी दोस्त को ही तो कहते हैं, दोस्त मीता को ही कहते हैं। जबकि मुदय क्या है? मुदय का मतलब होता है दुश्मन, है ना, दुश्मन होता है। मुदय के आंखें सीझू दूध, ये आपने पढ़ा होगा कहीं पे पंक्ति, है ना, ये कहीं पे पंक्ति आपने जरूर पढ़ा है कि मुदय के आंखें सीझू। जब आपने सहियारी गीत पढ़ा होगा तो वहां पे जरूर आपने ये गीत पढ़ा होगा, ये पंक्ति आपने पढ़ा होगा, है ना, कि मुदय के आंखें सीझू दूध। जब नहीं कहते हैं कि जब हिंदू मुसलमान एक दूसरे से सहिया लगाते हैं तो अगल बगल के लोग काफी जलते हैं कि देखो ये किस जाति से अपना सहिया लगा लिया है। तो वहां पे एक पंक्ति आपने पढ़ा होगा, वो गीत आपने पढ़ा होगा। तो वहां पे मुदय का अर्थ हमने बताया था दुश्मन होता है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, छौड़ा में कौन प्रत्यय जुड़ के बहुवचन भेते? तो छौड़ा में छौड़वन, वैन प्रत्यय जोड़ देंगे, जैसे कि काड़ा में कड़वन, काड़ा में वैन प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? कड़वन हो जाएगा, कड़वन, है ना। तो इस प्रकार से वैन प्रत्यय जोड़ करके एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे अंत में डमिया डा से क्या हो गया? ड में बदल गया, यानी आकार बोधक से बड़ा आ से छोटा आ में परिवर्तित हो गया, मतलब आकार बोधक में बदल गया। चलिए ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, किनखर मानना है कि हामनिक देश गुंडा नाय है?
या किसके द्वारा माना गया है कि हम लोगों के देश में गुंडा नहीं है? कहते रामशरण विश्वकर्मा कहते हैं। ये एक हंसी ठाठ कह सकते हैं कि हास्य व्यंग्य के रचनाकार माने जाते हैं खोटा के। इनके बारे में जरूर याद रखिएगा। कौन रचना दसौंधी राज्य के लागे? इनमें से कौन सी रचना दसौंधी जी की रचना है? तो तनि सुन रे मानुष और लहर, ये दोनों रचनाएं जो वो दसौंधी जी की रचना है। जबकि कखन हतक भोर ये प्रदीप कुमार दीपक की रचना है। ये सब हम पहले बात कर चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रांची विश्वविद्यालय में कौन बछर खोटा अलग यानी पृथक अस्तित्व करके एक अलग रूप से शामिल किया गया? यानी रांची विश्वविद्यालय में किस वर्ष खोटा को अलग स्थान दिया गया, मतलब अलग करके कह सकते हैं कि अलग भाषा के रूप में स्थान दिया गया? वो वर्ष कौन सा था? तो ये था वर्ष ऑप्शन सी यानी 1984। 1984 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय में खोटा भाषा को अलग से स्थान जो वो दिया गया एक भाषा के रूप में, जहां पे खोटा भाषा की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत होती है यहां से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले भी इसको जगह दिया गया था, लेकिन अन्य भाषाओं के साथ में मिला करके अलग से नहीं दिया गया था, लेकिन अलग से जो वो 1984 में स्थान मिलता है। खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार कहां है? तो खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़, ये आपने पढ़ा होगा। ये कहां पे है? रामगढ़ में। अगर बात करें खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार के संस्थापक किसे माना जाता है? तो ए.के. झा जी और बी.एन. ओदार, ये दोनों को जो वो इसके संस्थापक के रूप में माना जाता है ना। ए.के. झा और बी.एन. ओदार, ये दो नाम आप जरूर याद रखेंगे, ए.के. झा और बी.एन. ओदार। ठीक है, तो ये दोनों नाम जरूर याद रखेंगे। इन दोनों को खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़ के संस्थापक सदस्य के रूप में, है ना, या संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, ना पूछ हामिन हिया कैसे जिया ही, कविता के कवि के है। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहां पे देखिए कई बार सवाल यहां से पूछा जाता है, ठीक है, कि कुछ ऐसे सवाल आपसे पूछ लेंगे कि बताइए भाई इसका सही आंसर क्या होगा, है ना। ऐसे में आपको जरूरी है कि उन चीजों को आप पहले पढ़ करके जरूर आप एक बार रखिए। जरूरी नहीं है कि सारे सिलेबस से ही सवाल आपको हमेशा पूछा जाए। कुछ सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं जो सिलेबस में नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको पूछे जाएंगे। तो उस टाइम पे आपको क्या करना होगा? ध्यान से आपको चीजों को पढ़ना होगा, और ये चीजें क्या होंगे? आपके प्लस पॉइंट के रूप में होंगे। जितने भी सवाल आप ऐसे सवालों को करेंगे वो आपका एक बोनस अंक होगा, और वो 3-3 नंबर आपके लिए लास्ट टाइम पे ये बहुत बड़ा मायने रखेगा आपके मेरिट बनाने में। क्योंकि मान के चलिए अगर 90 सवाल अगर सब कोई बना करके जा रहा है ना, अगर 90 सवाल हर कोई बना करके जा रहा है, और वहां पे अगर कहीं 5 सवाल को एक्स्ट्रा बना करके चल गया, तो वो 5 सवाल यानी 5 दिया 15 नंबर वो सीधा अपना अलग कर लिया, और वो 15 नंबर फिर लास्ट में मेरिट बनाते समय वो काफी आगे बढ़ जाता है, या तो फिर वो आगे के पेपर में भी वो मेकअप कर लेता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर बी.एन. ओदार। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, तेलगरे मुड़े तेल कर सही अर्थ बतवा। तेलगरे मुड़े तेल कर सही अर्थ बतवा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा धनी को ही और धन प्राप्त होना, है ना, धनी को ही धन प्राप्त होना। जैसे कि अभी मुकेश अंबानी जी के बेटे की शादी हो रही है, उनको क्या गिफ्ट की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी वहां पे करोड़ों रुपए का गिफ्ट देंगे। अब बोलेंगे वो खर्चा भी तो कर रहे हैं, बोले हाँ भाई खर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपसे लूट भी रहे हैं, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं कि कैसे वसूला जा रहा है। तो कुल मिलाकर के क्या हो रहा है, जैसे होता है कि आजकल का जो अर्थव्यवस्था है वो कुछ इस प्रकार से चल रहा है। यहाँ पे हम लोग आकर के रुके हुए हैं, जो अमीर व्यक्ति है वो और भी अमीर होता जा रहा है, और जो गरीब व्यक्ति है वो और भी गरीब होता जा रहा है। तो यहाँ पे गरीब लोग है जो और गरीब होता जा रहा है, और यहाँ पे जो वो अमीर लोग विराजमान है ना, जो धीरे धीरे और भी ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। तो ये कुछ इसी शेप में आज की स्थिति जो वो बनी हुई है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, और गरीब लोग और भी गरीब होते जा रहे हैं, और भी नीचे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से के शेप में आज का स्थिति जो वो बना हुआ है भारत का। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, सैर सगरट की लागत। तो सैर सगरट यह एक उपन्यास है, और इसको लिखा है डॉक्टर ए.के. झा जी ने, है ना। एक इन्होंने नाटक भी लिखा है ए.के. झा जी ने। नाटक का नाम क्या है? मेका मेकिना मेट माट। मेका मेकिना मेट माट, ठीक है। और सैर सगरट
अच्छा, सैर सगरट, इसका अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। तो सैर का मतलब होता है समतल भूमि, है ना, समतल भूमि। और सगरट मतलब क्या होता है, वैसा रास्ता जहां से बैलगाड़ी वगैरह गुजरता हो, वैसे रास्तों को कहा जाता है ना। तो वैसे जगह को सगरट कहा जाता है, वैसे को शब्द को सगरट कहा जाता है जहां से बैलगाड़ी, है ना, बैलगाड़ी जहां से गुजरता है उसी को कहा जाता है। तो यहां से कुछ इस प्रकार से दोनों का अर्थ भी आपको याद रखनी है। सैर मतलब समतल भूमि और सगरट मतलब वैसा रोड या वैसा सड़क जहां कह सकते हैं कि वैसा समतल भूमि जिससे बैलगाड़ी गुजर रहा हो, उसी को सैर सगरट कहा जाता है। यह एक प्रकार का उपन्यास है और इसे ए.के. झा जी ने लिखा है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है खोटा लोक साहित्य संग्रह के लेखक है। खोटा लोक साहित्य संग्रह, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है बी एन ओदार। इसका सही आंसर हो जाएगा ये। अच्छा, खोटा लोक साहित्य, एक किताब अगर आपको पूछे खोटा लोक साहित्य, लोक साहित्य, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं शिवनाथ परमाणिक, शिवनाथ परमाणिक। एक और सवाल है, खोटा लोक साहित्य के प्रधान संपादक कौन है? खोटा लोक साहित्य के प्रधान संपादक कौन है? तो प्रधान संपादक फिर हो जाएगा वो वाला जनजाति कल्याण शोध संस्थान वाला जो सरकारी किताब है, उसके प्रधान संपादक जो है वो है ए.के. झा, है ना, जहां से आप लोकगीत वगैरह पढ़ते हैं। तो ये खोटा लोक साहित्य के नाम से भी कई सारी किताब है ना, लगभग इस नाम से ना 10 से ज्यादा किताब है खोटा में, 10 से अधिक किताब है इस नाम से, खोटा लोक साहित्य के नाम से। तो ऐसे में आप परेशान नहीं होंगे, जो आपसे पूछा गया है एक दो ही सवाल पूछे जाएंगे, या तो बी एन ओदार जी का, या तो शिवनाथ परमाणिक का, या तो फिर इसके प्रधान संपादक ए.के. झा जी। जब शिवनाथ परमाणिक के बारे में पूछा जाएगा तो बी एन ओदार ऑप्शन में नहीं होगा, है ना, लेखक पूछा जाएगा। तो अगर प्रधान संपादक पूछे तो वहां पे ए.के. झा को करना है। तो देख लीजिएगा जिस तरह से ऑप्शन मिलेगा और क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि आपसे सवाल दरअसल पूछा क्या जा रहा है। रैस्का नामक शब्द चित्र के लिखलत, रैस्का शब्द चित्र जो वो बी एन ओदार जी की ही रचना है। तो रैस्का नाम से कहानी भी है बंसीलाल बंसी जी का, और रैस्का नाम से एक शब्द चित्र भी है। तो शब्द चित्र जो वो बी एन ओदार ने लिखा है और रैस्का कहानी जो वो बंसीलाल बंसी ने लिखा है। दोनों चीजों को याद रखिएगा। खोटा भीष्म पितामह केकरा कहल हथिन, खोटा भीष्म पितामह जो वो पानुरी जी को कहा गया है ना, किसको कहा गया है? पानुरी जी को कहा गया है। किसने कह करके संबोधित किया था? विश्वनाथ दसौंधी जी के द्वारा पहली बार खोटा के भीष्म पितामह कह करके संबोधित किया गया था। पानुरी जी को खोटा के वाल्मीकि जो वो रामदयाल पांडे के द्वारा कह करके संबोधित किया गया था। खोटा के टैगोर कह करके संबोधित किया गया था चतुर्भुज साहू के द्वारा। खोटा के अक्षय बोर जो है वो शांति भारत के द्वारा कह करके संबोधित किया गया था। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो पानुरी जी को कई सारे उपनामों से पुकारा जाता है। अच्छा, एक आपको कमेंट करके बताना है कि पानुरी जी को विकल शास्त्री ने एक उपनाम दिया था, वो उपनाम कौन सा है? विकल शास्त्री के द्वारा पानुरी जी को एक उपनाम दिया गया था, वो आपको बताना है। ये वो कौन सा उपनाम था ये आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। पानुरी जी के मायक नाम बतवा। तो माता जी का नाम दुखनी देवी, पिता का नाम शालिग्राम पानुरी और माता का नाम दुखनी देवी। जन्म कब होता है? 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को। 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को इनका जन्म होता है। कहां पे? बरवा अड्डा धनबाद में इनका जो वो जन्म होता है। निधन भी डेट आप याद रखिएगा, 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को इनका निधन हो जाता है। तो ये दोनों डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि 25 दिसंबर को खोटा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल है, डॉक्टर ए.के. झा जी कर लिखल गद्य भाग के बतावा। इसमें से कौन सी रचना ए.के. झा जी के गद्य भाग की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा एगो चिट्ठी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हम घर जाही हिया सर्वनाम की है। यहां पे सवाल है हम घर जाही, यहां पे सर्वनाम आपसे पूछा गया है। तो सर्वनाम क्या हो जाएगा? हम। अब हम बोलेंगे किस प्रकार का ये सर्वनाम है? तो बोलेंगे ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। किस प्रकार का है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब बोलेंगे पुरुषवाचक में भी तो 3 होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये किस प्रकार का है? तो यहां पे बोलेंगे पुरुषवाचक में भी ये उत्तम पुरुष का उदाहरण है। किस प्रकार का है? उत्तम पुरुष का
उदाहरण है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तोय अगर रहता तो मध्यम पुरुष का उदाहरण होता, और उ अगर होता तो अन्य पुरुष का उदाहरण होता है। तो तीनों चीजें याद रखनी है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। सर्वनाम के 6 भेद है, 6 भेद को आपको जरूर याद रखने चाहिए। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, तोहे ई काम करवाए हिया तोहे कौन रकमें सर्वनाम लागे। तोहे ई काम करवाए, तो यहाँ पे तोहे शब्द जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम है, तो बोलेंगे ये पुरुषवाचक है और मध्यम पुरुष है। जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले बोले हम, तोय और उ, ये 3 प्रकार के उत्तम पुरुष के भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तोय से ही बना हुआ है तोहे, हाँ तोय से ही बना हुआ है तोहे, तो यहां पे यह किस प्रकार का हो जाएगा, पुरुषवाचक मध्यम पुरुष का इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ओसन वाक्य व वाक्य टोना जे आपन साधारण अर्थ ना दे के खास अर्थ दे के दे है तकरा की कहल जाए। अब देखिए एक आध सवाल अगर इस प्रकार से पूछ लिया जाए तो इसको जरूर याद रखिएगा, इसे हम मुहावरा कहेंगे, है ना। वैसा वाक्य या वाक्य का खंड जो अपने साधारण अर्थ ना दे करके कोई खास अर्थ देता हो उसे हम लोग मुहावरा कहते हैं। मुहावरा को खोठा में क्या कहा जाता है, आहना कहा जाता है, या तो फिर अड़गाही कहा जाता है, या तो फिर अड़गाही कहा जाता है, या तो फिर कई जगह पे पटतैर शब्द भी कहा जाता है, क्योंकि एक झा जी ने पटतैर भी कहा है इसे, है ना। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। मुहावरा को इन तीनों नामों से भी जाना जाता है। बोलेंगे पटतैर तो लोकोक्ति को कहा जाता है, बोलेंगे हाँ लेकिन एक झा जी ने यहाँ पे मुहावरा को भी पटतैर कहा है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, मिली जुली करी काज हारले जीतले नखे लाज, ये कहावत के माने की अवत। जब आपने श्रम गीत को पढ़ा होगा तो वहां पे ये चीज आपने पढ़ा होगा, है ना। श्रम गीत आपको पढ़ने के लिए दे रखा है, तो श्रम गीत में आपने देखा होगा, एक गीत आपने पढ़ा होगा, है ना, हार जोते खेरहा कुकुरे बुने धान रे, है ना, गधा काकू पानी झीटे, है ना। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि वहां पे सबको मिलजुल करके काम कर रहे हैं। हाथी भी काम कर रहा है, गधा भी काम कर रहा है ना, कुत्ता भी काम कर रहा है, सब कोई काम कर रहा है वहां पे। तो उससे एक संदेश क्या देने का प्रयास किया गया है कि सभी कोई मिलजुल करके अगर काम करते हैं तो वो काम जल्दी ही निपट जाता है। तो वही कहते हैं कि मिली जुली करी काज हारले जीतले नखे लाज, कि अरे भाई अगर सब कोई मिलजुल करके अगर काम करेंगे तो उसमें कोई हार भी जाएगा तो उसमें शर्म नहीं है, क्योंकि सभी कोई मिल करके काम कर रहे हैं, तो उसमें से हार जीत में किसी तरह से किसी को कोई शर्म की बात नहीं है। तो यहाँ पे सभी को मिल करके काम करने की सलाह दी गई है इस कहावत में। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, एकर में कौन प्रदीप कुमार दीपक के लिखल गीत लागे। प्रदीप कुमार दीपक के लिखल गीत लागे। अब देखिए ऐसे सवालों को आप ध्यान से पढ़िएगा, ऐसा सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप फंस जाइएगा एग्जाम में। क्यों फंसेंगे हम आपको अभी बता देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मिली के रहिया ये सुहान लागेरे में पुस्तक में छपी हुई गीत है और ये आप आंसर ए करके निकल जाएंगे आगे। लेकिन अगर ऐसे करते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा सवाल, क्योंकि प्रदीप कुमार दीपक की 3 कविता बोलते हैं, 3 गीत जो है वो सुहान लागेरे पुस्तक में छपा हुआ है। कौन कौन सा, मिली के रहिया, तोय निशा कुमारी और दादा संग जोरी चल डहरे रे। दादा संग जोरी चल डहरे रे, तोय निशा कुमारी और मिली के रहिया, ये तीनों गीत जो है वो प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा लिखा गया है और ये तीनों गीत जो वो सुहान लागेरे पुस्तक में छपा हुआ है। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा सही वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, एकर में कौन सुकुमार जी के लिखल गीत सुहान लागेरे किताबें छपल है। अब देखिए यहां पे भी आप वही गलती कर सकते हैं, यहां पे भी आप वही गलती कर सकते हैं कि सुकुमार जी के लिखल कौन गीत सुहान लागेरे किताबें छपल है। आप आसानी से आपको पता होगा कि मादर बाजेरे बांसी बाजेरे ये सुकुमार जी के द्वारा लिखी गई गीत है। आप आसानी से बोलेंगे कि ये तो सी आंसर होगा, लेकिन यहां पे भी आप गलत कर बैठेंगे और आपका 3 नंबर का सवाल जो है वो ये 3 नंबर तो जाएगा ही, साथ 1 नंबर आप नेगेटिव में भी आप खो देंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपको ध्यान रखना है सुहान लागेरे
गीत में, है ना, सुहान लागेरे पुस्तक में सुकुमार जी के कुल 10 गीत हैं। कितने गीत हैं? 10 गीत हैं। बोलेंगे क्या जो आपको पढ़ने के लिए दिया है उसके अलावे भी पूछा जा सकता है क्या? क्या पता अगर पूछ लिया जाए तो। हम तो बोलते हैं कि नहीं पूछे वो अच्छी बात है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो फिर क्या करेंगे? वैसे में तो वैसे में आपको परेशानी हो सकता है ना। तो वैसे में आपको ध्यान रखना है, ए माय गो माय जो है ये गीत जो है ये सुहान लागेरे पुस्तक का पहला गीत है। यह भी सवाल आपको याद रखना है कि सुहान लागेरे किताबें छपल पहिल गीत कौन लागे। तो यहां पे भी मांदर बाजरे बांसी बाजरे नहीं होगा, यहां पे सही आंसर होगा एक माय गो माय। ठीक है, तो यहां पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया जो सुहान लागेरे किताब में छपा हुआ है, ए माय गो माय, हमर झारखंड महान और मांदर बाजरे बांसी बाजरे, ये तीनों गीत जो वो सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा और भी कई सारे गीत हैं कि दुखे तोर आंखी लोर, जीवे जंगलवा खैबे भैलवा, झारखंड एक चिन्हा, सुगा भैले तोय निठुरा रे, बिना पढ़ल जिंदगी अंधार, ऋतु रानिक गान, हार जोते खैरहवा और हमर झारखंड महान। ये 10 गीत जो वो सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। कितने गीत हैं? 10 गीत हैं। सुहान लागेरे किताब में पहला गीत कौन सा है? ए माय गो माय। आखिरी गीत कौन है? तो हम बता चुके हैं, चासा गीत जो है वो आखिरी गीत है सुहान लागेरे पुस्तक में छपा हुआ। चासा गीत किसका लिखा हुआ है? हीरालाल सोरेन का लिखा हुआ है, ये भी हम बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठाव के विलोम शब्द किए थे। ठाव मतलब होता है सामने, तो इसका उल्टा हो जाएगा दूर। अगला सवाल है छिनगल के विरोध किए थे। छिनगल का उल्टा हो जाएगा हेंगरावल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हेंगरावल मतलब होता है समेटा हुआ। अगला सवाल है कि लाठी के पर्यायवाची शब्द किए थे, तो डंटा, ठुठनू या ठुठनी, ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। उद्वासल के पर्यायवाची शब्द की है। उद्वासल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो निंगछल, छिनगल, बेगरवल या तो फिर इसका उपेक्षित भी होता है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? उपेक्षित। उद्वासल कर्ण आपने एक पढ़ा होगा नाटक, है ना, पाणिनि जी की रचना है उद्वासल कर्ण, वहां पे उसका अर्थ होता है उपेक्षित कर्ण। तो उद्वासल का अर्थ क्या होता है? निंगछल, छिनगल, बेगरवल या फिर उपेक्षित। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि बोड़ पिंडा मुहावरा का अर्थ बतावा। तो बोड़ पिंडा मतलब हो गया अमीर का घर। पिंडा मतलब स्थान भी होता है और घर भी होता है ना। तो बोड़ मतलब बड़ा अमीर घर का घर हो गया। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं हम लोग। अगला सवाल है सुहान लागेरे किताबे आखिरी गीत कौन सी है? सुहान लागेरे किताबे आखिरी गीत, तो आखिरी गीत हो जाएगा चासा गीत। पहला गीत हो गया ए माय गो माय, ये हो गया पहला गीत या पहली गीत। किसके द्वारा लिखा गया है? सुकुमार जी के द्वारा। पहली गीत ए माय गो माय। आखिरी गीत कौन सा है? चासा है। ये कौन सा है? आखिरी गीत है। किसके द्वारा लिखा गया है आखिरी गीत? ये हीरालाल सोरेन के द्वारा लिखा गया है। हीरालाल सोरेन जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, मादर बाजेरे बांसी बाजेरे यह सुकुमार जी की गीत है, हाँ, यह जो वो सुकुमार जी ने लिखा है, इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद में सुहान लागेरे यह शांति भारत जी के द्वारा लिखा गया गीत है ना, यह शांति भारत के द्वारा लिखा गया है। सुहान लागेरे किताब के संपादक कौन है? दिनेश दिनमणि है। तो कुछ बेसिक सवाल आपको याद होने चाहिए, यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। ऐसे तो इसमें कुल 46 गीत है ना, इसमें से कुल 46 गीत है और लगभग 18 अलग अलग कह सकते हैं कि खोटा साहित्यकारों के 46 गीत इस पुस्तक में छपे हुए हैं। तो कहीं से सवाल पूछा जा सकता है, जरूरी थोड़ी ना कि एक ही सवाल आपसे पूछा जाए और जो सिलेबस में दे रखा है वही पूछा जाए। ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो सवाल में दे रखा है वही पूछना है। सहायक आचार्य 1 to 5 का एग्जाम हुआ अबर, उसमें से पढ़ना था सोंध माटी का केवल कविता, लेकिन सोंध माटी का कहानी से भर भर करके सवाल पूछ दिया। तो ऐसे में आप क्या करिएगा? वहां पे तो आप फंस जाइएगा, है ना। इसका सुहान लागेरे का प्रकाशन कब होता है? 2006 में पहला प्रकाशन है और 2019 में इसका दूसरा प्रकाशन हुआ है। तो चीजों को आप ध्यान रखिएगा। यहां से इसका आंसर क्या हो जाएगा? आखिरी गीत पूछा तो चासा, पहला गीत पूछता तो ए माय गो माय। मूल धातु ना है, तो यहाँ पे जा, पी, खा, देख, नाच, गा ये सभी क्या हो जाएगा? मूल धातु हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है चढ़ान, नभान, उठान ये सभी में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे आन प्रत्यय लगा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा डी।
आंख झाझा, आंख झाझा मतलब माने क्या हो जाएगा, आंख से पानी आना। अगला सवाल है कि बैल शब्द के पर्यायवाची की है, तो बैल का पर्यायवाची हो जाएगा बरद। गरु मतलब होता है, गरु मतलब हो गया जानवर, ये जानवर का पर्यायवाची होता है ना, जानवर कहते हैं गरु को, जानवर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है एगो तलबीज करा। तलबीज करा मतलब एक आपको अलग करना है, किसमें से कौन सा अलग है। तो देखिए गोला, सौना और खैरा ये तीनों रंग को बता रहा है। गलल मतलब सड़ा हुआ होता है, तो ये अलग है। कौन कारक के चिन्ह बेमेल लागे, कौन सा कारक का चिन्ह जो वो सही नहीं है। संप्रदान कारक के लिए, के खातिर, के लेल, लागिन है ना, लेल, लागिन, खातिर, लाए, ये सभी का प्रयोग संप्रदान कारक के लिए होता है। अपदान कारक के लिए से और ले का प्रयोग होता है। बोले कि हाँ ये तो दोनों सही लग रहा है। अधिकरण कारक में ऊपर नीचे, बोले कि नहीं ये गलत है। इसके लिए आय, वाय, ए, ये सभी कारक विभक्ति का चिन्ह लगता है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर जो है वो गलत दे रखा है, वो सी में गलत है। संबोधन कारक के लिए एगो, एगे, एहो, अरे, हे, ये सभी जो वो संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा बेमेल है, मतलब सही मेल नहीं है, तो सी वाला नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है शिवनाथ परमाणिक जी कौन गीत सुहान लागे रे किताबें छपल है। अब देखिए ऐसा सवाल हम इसलिए आपसे पूछ ले रहे हैं ताकि आप अगली बार से ये सवालों को, ऐसे सवालों को आप गलती करने के बजाय आप पहले एक बार सवालों को अच्छे से और ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना, क्योंकि इतना सवाल हम प्रैक्टिस करवा दिए कि आप अगली बार गलती ऐसा नहीं करेंगे। चलिए अब हम बताते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहां पे सवाल क्या पूछा गया है कि शिवनाथ परमाणिक का कौन सा गीत सुहान लागे रे पुस्तक में छपा हुआ है। तो आपको पढ़ने के लिए सिलेबस में दिया है जय माय जननी, तो ऐसा जरूरी थोड़े ना है कि केवल यही गीत उसमें छपा होगा, और भी तो गीत छपा हो सकता है। बोलेंगे हाँ ये तीनों गीत जो है सुहान लागे रे पुस्तक में छपा हुआ है, और ये तीनों गीत शिवनाथ परमाणिक जी ने ही लिखा है। तो ऐसे में क्या याद रखेंगे, इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ये सभी गीत शिवनाथ परमाणिक जी के द्वारा सुहान लागे रे पुस्तक में छपा हुआ है और शिवनाथ परमाणिक जी के द्वारा लिखा गया है। जय माय जाननी, जय माय जननी, राखा देशेक मान और आपन जन्म थान, ये तीनों गीतों को आपको याद रखने हैं, तीनों के नाम। अगला सवाल है कि गलत जोड़ा बतवा। गलत जोड़ा मतलब कौन सा, जैसे कि पितिया का पितियाइन, आजा के आजी, काका के काकी, मौसा के मौसेरा, ये ऑप्शन गलत दे रखा है। मौसा का मौसी हो जाएगा, मौसेरा थोड़े ना होगा, ये तो गलत है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। बामा हाथेक रतन ये केकर रचना लागे। बामा हाथेक रतन केकर लिखल रचना लागे। तो यह रचना जो वो किसके द्वारा लिखा गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सुकुमार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। जनजातीय क्षेत्रीय भाषा सिलेबस बोर्ड के गठन कौन बच्छर भेल है। जनजातीय क्षेत्रीय भाषा सिलेबस बोर्ड का गठन किस वर्ष होता है, तो यह होता है 1981 में। कब होता है इसका गठन, 1981 में होता है। और हम क्या बोले थे, रांची यूनिवर्सिटी में खोटा को अलग से कब जगह मिलता है, 1984 में, है ना। 1984 से खोटा भाषा को एक अलग स्थान दिया जाता है, अलग भाषा के रूप में, और उसकी पढ़ाई लिखाई आदि की शुरुआत होती है वहां से। बनबो बेटा छुआ केकर लिखल कविता लागे। यह कविता किसके द्वारा लिखा गया, तो यह कविता ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है युद्धरत आम आदमी। युद्धरत आम आदमी में पानुरी जी की रचना कौन नाम से प्रकाशित हवे है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा युगिक गीता। अब बोलेंगे ये युद्धरत आम आदमी क्या है, तो दरअसल यह एक हिंदी खोटा पत्रिका है, और इस पत्रिका के संपादक कौन थे, इस पत्रिका के संपादक हैं रमणिका गुप्ता। ये नाम जरूर आपने पढ़ा होगा, झारखंड जीएस में भी आपको ये नाम जरूर मिलेंगे, क्योंकि इनकी बहुत सारी पुस्तक आपने पढ़ा होगा, है ना, रमणिका गुप्ता। ठीक है, तो सुगना मुंडा की बेटी या कुछ करके इसी तरह से एक किताब था जो कि हाल ही में कोई एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा भी गया है सवाल। हाँ, बाघर सुगना मुंडा की बेटी, है ना, एक रचना आपने पढ़ा होगा, वो पूछा गया था कुछ ही दिन पहले एक सवाल पूछा गया था। तो इस प्रकार से किताबों से भी सवाल जो झारखंड में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यह भी इनके द्वारा भी कई सारे पुस्तक लिखे गए, तो यहां से भी सवाल जो वो पूछा जा सकता है।
अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, मोहम्मद सिराजुद्दीन अंसारी सिराज का जन्म ठाव बतावा। इनका जन्म कहां पे होता है? तो मारा फारे में इनका जो जन्म होता है। तितकी राय की जीवनी भी इन्होंने लिखा है और तितकी राय के जो गीत कविता आदि थे उनको संकलित करने का काम भी सिराजुद्दीन अंसारी सिराज के द्वारा किया गया है। अगला सवाल है, बिहारी उपनाम से जानल जाए या बिहारी केकर उपनाम लगे। तो बिहारी उपनाम से जो वो वासुदेव महतो को जाना जाता है। और बिहारी किनके उपनाम है? तो ये वासुदेव महतो के उपनाम है बिहारी। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवालों पे। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, अधिया शब्द कौन प्रत्यय जोड़ल गेल है। तो अधिया शब्द में अधि उपसर्ग लगा, माफ करेंगे, यहाँ पे प्रत्यय लिखा गया है, इसको उपसर्ग कर लीजिएगा। चलिए, उपसर्ग है ना। चलिए, इसको इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, इसको सुधार लीजिएगा। अधिया शब्द कौन उपसर्ग जोड़ल गेल है। तो कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? यहाँ पे अधि उपसर्ग लगा हुआ है। देखिए, होता क्या कि कभी कभी गलती से मिस्टेक से बोला जाता है। जब क्लासेस ले रहे होते हैं तो उस समय कभी कभी एक आध सवाल कहीं कहीं पे मिस्टेक हो जाता है या कभी टाइपिंग एरर होता है। तो उन चीजों को आप नोटिफाई जरूर कर दीजिएगा। हो सकता है, ये ह्यूमन नेचर है, हम भी इंसान ही हैं, तो हमसे भी गलती हो सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। अधियाल, अधिया और भी कई सारे शब्द हैं जहां पे अधि उपसर्ग लगा हुआ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, हामर से किताब पढ़ल गेल है, एकरा कर्तृवाच्य में बदला। इसे अगर कर्तावाच्य में अगर बदलना हो, ये कर्मवाच्य में है और इसको अगर कर्तावाच्य में बदलना हो तो कैसे आप बदलेंगे? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हाम किताब पढ़ल ही। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि तोय नाय कलवा खैले, वाचक पहचान करा। तोय नाय कलवा खैले, यह किस प्रकार का वाच्य है? तो यह जो है वो कर्तावाच्य का उदाहरण है। बोलेंगे इसको अड़गाही वाच्य में बदलना हो तो क्या होगा? तोर से कलवा नाय खायल गेलो, तोर से कलवा नाय खायल गेलो, अगर इसको अड़गाही वाच्य पे बदलना हो तो। दरअसल एके झा जी ने वाच्य का दो भेद उन्होंने माना है। अड़गाही वाच्य को कर्मवाच्य के रूप में माना है, इसे जो वो कर्मवाच्य के रूप में माना है, और एक माना है कर्तृवाच्य जिसको कर्तावाच्य हम लोग कहते हैं। तो एके झा जी ने वाच्य के दो भेद ही माना है ना। तो अगर पूछा जाए कि एके झा जी के अनुसार वाच्य के कई गो भेद है तो उसमें से दो आंसर होगा। फिर आगे और भी साहित्यकारों कुछ जो विद्वान हैं उन्होंने 3 भी भेद बताया है, कुछ लोगों ने 4 भी बताया है। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि गजाधर महतो ने वाच्य के 3 भेद बताए हैं, बीएन ओदार कहते हैं कि वाच्य के 4 भेद हैं, है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग लोग साहित्यकारों के अपने अपने विचार हैं, अपने अपने मत के अनुसार से ये आपको याद रखने होंगे। बाकी का एग्जाम में क्या सही मानेगा ये जेएसएससी क्लियर करेगा, हम नहीं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, सर्वनाम में संबंध कारक के कौन विभक्ति जोड़ के बहुवचन बनवल जाए। देखिए, सर्वनाम में संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह क और कर, ये दोनों विभक्ति चिन्ह को जोड़ करके क्या बनाया जाता है? बहुवचन बनाया जाता है, एक वचन से बहुवचन, है ना। जैसे कि बहुत सारे शब्द हैं जिसमें से क और कर, ये दोनों शब्दों को दोनों कारक विभक्ति चिन्ह को या तो अंत में प्रत्यय के रूप में जोड़ करके उसको एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला सवाल है कि ईटा ऊटा कहां से कहां के खोठा विशेषता लागे। ईटा ऊटा ये कहां का खोठा विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुलवारी खोठा का। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। वह गया एकर खोठा होता है तो ऊ गेले, इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऊ गेले। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, खोठा भाषा के विकास में प्रभाव पड़ल है। खोठा भाषा के विकास में प्राकृत का भी प्रभाव है, मागधी अपभ्रंश का भी प्रभाव है और जनजातीय भाषाओं का भी प्रभाव देखने को मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एकर में कौन बारहमसिया गीत नाय है? इसमें से कौन सा बारहमसिया गीत नहीं है? तो इसमें हो जाएगा डोहा। डोहा किस प्रकार का गीत है? तो डोहा शीतकालीन ऋतु में बौड़ी और टूसू में मेला में जाते समय रास्ते में गाया जाने वाला एक प्रकार से कह सकते हैं कि यह वियोग श्रृंगार भाव का ये गीत है जिसे हम लोग डोहा गीत कहते हैं, है ना, डोहा गीत।
ठीक है। तो दोहा और यह शीतकालीन यानी ठंडा के मौसम में गाया जाता है, 12 महीना इसको नहीं गाया जाता है। जबकि झूमर, झुमटा, खेमटा ये सब 12 महीने इन गीतों का प्रयोग होता है। जैसे कि झूमर आम तौर पर अगर देखा जाए तो लगभग जितने पर्व त्योहार होते हैं उसमें झूमर गाया जाता है। शादी विवाह का सीजन तो 12 महीना में कभी भी शादी विवाह होता है तो उसमें गाया जाता है। खेमटा भी शादी विवाह के अवसर में ही गाया जाता है। झूमर हालांकि अगर बात करें थे तो मुख्य रूप में जो गाया जाता है वो करम पर्व के समय में झूमर जो वो गाया जाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त 12 महीने झूमर गीत जो वो गाए जाते हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कौन बेमेल है, मतलब सही मेल इसमें से कौन सा नहीं है। तो अगर बात करें इसमें सही आंसर कौन सा नहीं है तो बहुरा इसमें गलत है, क्योंकि सरहुल चैत महीने में मनाया जाता है, मंडा बैसाख में और कर्मा भादो में। जबकि बहुरा की बात करें तो यह कार्तिक में नहीं, यह कब मनाया जाता है तो यह भादो के कृष्ण पक्ष चतुर्थी को मनाया जाता है। यह भी भादो के कृष्ण पक्ष चतुर्थी को मनाया जाता है। अब बोलेंगे ये किस प्रकार का, अगर ये बात करें तो यह किस प्रकार का त्योहार है, तो इसमें से जो मुख्य रूप में यह जो मनाने का अगर बात करें तो अच्छी वर्षा और संतान हेतु महिलाओं के द्वारा यह मनाया जाता है बहुरा। ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि बहुरा पर जो मनाया जाता है वो किस उद्देश्य से मनाया जाता है तो अच्छी वर्षा और संतान की प्राप्ति के लिए महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला कह सकते हैं कि यह त्योहार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है डेढ़ धारा लागे। डेढ़ धारा क्या है तो यह एक प्रकार का नाच है। अगला सवाल है मेंजुर पूछिया कौन रकमेक समास लागे। मेंजुर पूछिया यह किस प्रकार का समास है, तो आपने पढ़ा होगा कि कर्मधारय समास को एक पुछिया समास भी कहा जाता है ना। कर्मधारय समास को एक पुछिया समास भी कहा जाता है। एक पुछिया समास के अलावा इसे पटतैरिया समास भी कहा जाता है और यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। मेंजुर पूछिया कहने का तात्पर्य क्या है, मतलब जिसका पूंछ मेंजुर के जैसा है। मेंजुर मतलब क्या, मोर के भांति। जिसका पूंछ मोर के जैसा है उसी को हम लोग मेंजुर पूछिया कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। कौन कौन से उदाहरण ले सकते हैं, घोड़मुहा, खरगदत्ता, खरगदत्ती, है ना। ऐसे तो उदाहरण बहुत सारे लिए जा सकते हैं यहाँ पे, है ना। जितने भी उदाहरण आप इसमें शामिल कर सकते हैं, यानी कह सकते हैं एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए जितना भी शब्द का प्रयोग होता है, कुकुरमुहा, घोड़मुहा, मेंजुर पूछिया, हुड़क मुहा, हुंडर मुहा, है ना, दिनजोर और भी बहुत सारे शब्द हैं। यानी उसके जैसा हो, किसी से कैसे विशेषण और विशेष, जिससे एक दूसरे से विशेषता दर्शाया जाए, उससे एक दूसरे से बताया, उसके बारे में कह सकते हैं कि विशेषण या विशेष के बारे में बताया जाए, तो उसी को हम लोग कर्मधारय समास के रूप में भी जानते हैं। तो यहाँ पे सवाल भी पूछा जा सकता है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कौन द्विगु समास लागे। इसमें से ये सवाल भी काफी अच्छा है, ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा जो द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास को आयग संख्या समास भी कहा जाता है। आयग संख्या मतलब उसके संख्या के शब्द के आगे एक संख्यात्मक रूप में जुड़ा हुआ होता है। बोलेंगे यहां तो किसी में नहीं संख्या दिख रहा है, तब कैसे करेंगे आंसर। बोलेंगे हाँ यहां पे तो थोड़ा सा है दिक्कत, तो बता दे कि खेचपेचिया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खेचपेचिया इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। गोरखी किस प्रकार का समास है, गोरखी किस प्रकार का समास है, तो गोरखी जो वो दरअसल यह गोरखिया होता है ना। गोरखिया यहाँ पे गोरखिया जो है वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। गनगनिया और गुड़गुड़ी तो हम पहले बता दिए, ये क्रिया का समास है, ये क्रिया का समास है गनगनिया और गुड़गुड़ी। ये दोनों किस प्रकार का समास है, तो ये हम बता दिए कि ये दोनों जो वो क्रिया का समास है ना, क्रिया का समास है, क्रियक समास। ठीक है, तो याद रखिएगा खेचपेचिया जो वो क्या है, द्विगु समास का उदाहरण है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बोलेंगे खेचपेचिया मतलब क्या हो गया, इसका अर्थ क्या होता है। खेचपेचिया मतलब एक सोझवारी नाय रहे वाला, मतलब एक तरफ नहीं रहने वाला, या कह सकते हैं खेचपेचिया नहीं बोलते कि कचकच नाय कर, या एक तरफ नहीं रहने वाला, इधर उधर कभी मतलब उसका ध्यान भटकते रहता है इधर उधर, तो एक सोझवारी नाय रहे वाला के खेचपेचिया कहल जाए। ठीक है, तो अगर इसको लिखना, इसका अर्थ बताना हो तो क्या होगा, एक सोझवारी, एक सोझवारी, एक सोझवारी नाय रहे वाला, नाय रहे वाला ओकरे कहल जाए
खेचपेचिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है बसंत ऋतु के गीत लागे, इसमें से कौन सा जो बसंत ऋतु का गीत है? तो डोहा और टूसू ये दोनों जो बसंत ऋतु का गीत है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि कौन पर्व में सूरज देवता के पूजा जाए? तो इसका आंसर हो जाएगा टूसू। कर्मा में आपको पता है कि करम देवता की पूजा की जाती है। सोहराय में ये पशु आराधना का पर्व है ना, पशु आराधना का पर्व है, तो ये सब आप जानते होंगे। चलिए देशावली की अगर बात करें तो प्रत्येक 12 वर्ष में यह जो त्योहार है जो मनाया जाता है देशावली, ठीक है। और जनी शिकार, देशावली, ये सब आपने पढ़ा होगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, कौन झारखंडे का वाद्य यंत्र नाय लागे? तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो मांदर है, तुम्बा है, पेप्टी है, कुंबा नहीं है। कुंबा का मतलब क्या होता है? तो कुंबा आपने पढ़ा होगा कि पुआल वगैरह का एक घर के जैसा छोटा सा बना करके रखते हैं, उसी को कुंबा कहा जाता है ना, तो उसी को कुंबा कहते हैं। अगला सवाल है कि खोटा भाषा के प्रगतिवादी के कवि रूप में किनका जानल जाए? तो शिवनाथ परमाणु को प्रगतिवादी कवि के रूप में जाना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बुढ़ारी कौन रकमेक संज्ञा लागे? तो यह जो वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है ना। गिदराली, चंगराली, छवाली, बुढ़ारी और भी बहुत सारे शब्द हैं, ये सभी जो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इन जोड़ के स्त्रीलिंग हो व्यापार है, इन प्रत्यय जोड़ करके कौन सा स्त्रीलिंग हो सकता है? तो तेली से तेलिन और सूणी से सूणीन, तो दोनों में इन प्रत्यय जोड़ा जा सकता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गुरु में क्या हो जाएगा? गुरु से गुरुवाइन, यहाँ पे वाइन प्रत्यय जोड़ करके बहुवचन बनाएंगे, गुरुवाइन होगा, है ना। तो यहाँ पे वाइन प्रत्यय जोड़ेगा और दोनों के जगह पे तेली जोड़ इन, यहाँ पे भी इन प्रत्यय जोड़ेंगे और यहाँ पे भी इन जोड़ेंगे, तो ये दोनों से तेलिन और सुनिन ये स्त्रीलिंग बन जाएगा। यहाँ पे बहुवचन और स्त्रीलिंग में दोनों में आप कंफ्यूजन नहीं होइएगा, है ना, कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों में आपको ध्यान रखना है। कौन बेमेल लागे? इसमें से कौन सा सही मेल नहीं है क्रिया विशेषण के आधार पे? तो देखिए भिनसर ये काल बताने वाला है, बोलेंगे हाँ। चेठगरे मतलब ये रीति बताने वाला है, बोलेंगे हाँ ये भी ठीक है। इतना कौन ये मात्रा बता रहा है, ये भी सही है। अबरी या एखन ये जगह बता रहा है, बोलेंगे नहीं ये गलत है, क्योंकि अबरी और एखन ये दोनों जो वो समय को बता रहा है। क्या बता रहा है? समय को बता रहा है। समय को बता रहा है मतलब क्या हो गया? काल बतवैया हो गया, तो ये तो फिर यहां पे शिफ्ट कर गया, है ना, तो ये गलत हो गया। जगह बतवैया मतलब यह ठीन, सेह ठीन या ई ठीन, है ना, उदिगे, ईदिगे, बहुत सारे सवाल का उपयोग किया जाता है ना। तो हिया, हुआ, तो ये सभी का प्रयोग जो होता है वो जगह बतवैया के रूप में होता है। अगर बात करें क्रिया विशेषण की, तो क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं और ये चारों भेद यहाँ पे लिखा हुआ है, काल बतवैया, रीत बतवैया, मात्रा बतवैया और स्थान बताने वाला, है ना। और अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो अव्यय के भी 4 भेद होते हैं, अव्यय के भी 4 भेद होते हैं, है ना। क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, तो अव्यय के भी 4 भेद आपने पढ़ा होगा। संज्ञा के आपने 5 भेद पढ़े होंगे। वाच्य के भेद की चर्चा हम यहाँ पे नहीं करने वाले, ये आप खुद आपके ऊपर में छोड़ देते हैं, आप खुद कर लीजिएगा कि 2 होगा, 3 होगा कि 4 होगा। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ये आपको पता है। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। बोलेंगे समास के कितने भेद होते हैं? समास के 7 भेद होते हैं, लेकिन अगर सवाल में इंडिकेट करें कि एके झा के अनुसार से समास के कितने भेद हैं, तब आपको 8 करना है और नहीं तो फिर 7 का आंसर आपको करना है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल है, विनोद कुमार के जन्म भेले। विनोद कुमार का जन्म 18 नवंबर 1961 ईस्वी को होता है। कहां पे? दारू हजारीबाग में इनका जन्म होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। बहुत सारी रचनाओं को आपने पढ़ा ही है इनकी। चित्रंजन माथो चित्रा के बापे का नाम बतवा। घनेनाथ माथो इनके पिताजी का नाम और माताजी का नाम धनिया देवी। इनका जन्म लारी रामगढ़ में हुआ है, ये भी आपको पता है। 1946 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। इनकी पत्नी का भी नाम आपने पढ़ा है, सावित्री देवी, और इनका एक लोक कथा आपको पढ़ने के लिए दे रखा है, छागर गोरखिया और केतकी फूल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, भीष्मिक सत केकर रचना लागे। तो यह फुलचंद मातो के द्वारा लिखा गया एक खंड काव्य है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, जान कहानी जान पूछ धरी टान। तो यहाँ पे इस पहेली का अर्थ क्या है? तो इसका पहेली का अर्थ है सुई और धागा। बोलेंगे क्या पहेली वगैरह पूछा जा सकता है? पूछा जा सकता है, काहे नहीं पूछ सकता है। एक आध सवाल तो मिसलेनियस में पूछे ही जा सकते हैं। कौन बुझौल सुमेलित है? 3 कोनिया भौरल दौना, ये औंधी पीठा का उदाहरण है। घर गोष्ठी गांठ एके ठीन, ये लहसुन का
कह सकते हैं कि पहेली है। और सूखल कहते हैं बो खड़बड़ा, ये मकई का भूंजना, ये तीनों जो वो बुझावल के बारे में ये सही दे रखा है। गलत मेल लागे, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा गलत है। तो साढ़ू जो वो पत्नी की बहन का पति है, साढ़ू सही बात है, पत्नी की बहन का पति जो होता है वो साढ़ू कहलाता है। आजा ससुर पति का पिता होता है, बोलेंगे नहीं, ये गलत है, क्योंकि पति के पिता का पिता फिर होता है ना। पति के पिता का पिता जो होगा वो आजा ससुर कहलाएगा। आजा ससुर कहने का तात्पर्य क्या है, मेरी जो पत्नी होगी उसके पिता और फिर उसके पिता, तब वो आजा ससुर कहलाएंगे, है ना, जिसको बबा ससुर भी कहा जाता है। सरहद साला की पत्नी है तो बोलेंगे हाँ ये दोनों सही है। और आजा क्या हो गया, बाप के बाप, मतलब पिताजी के पिता, आजा यानी दादा, है ना, दादा। तो दादा किसे कहते हैं, पापा के पापा, वही तो दादा कहलाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, कैकर में विस्थापन के दर्द देखल जाए पारे, किसमें से विस्थापन का दर्द जो वो देखा जा सकता है। तो ये कविता का नाम है एखनिक जिनगानी। और एखनिक जिनगानी कविता को किसने लिखा है, यह भी हम बता दिए, संतोष कुमार महतो जी के द्वारा इस कविता को लिखा है ना। तनी सुन रे मानुष, ये विश्वनाथ दसोंधी जी के द्वारा लिखा गया है। लहर भी जो लिखा गया वो विश्वनाथ दसोंधी जी के द्वारा ही लिखा गया है। और धरती छोटा नागपुर एक, ये जो वो शिवनंदन पांडे गरीब के द्वारा लिखी गई कविता है, तो ये भी आपको याद रखनी है। सोहराय मनवल जाए, सोहराय कब मनाया जाता है, तो कार्तिक की अमावस्या को सोहराय पर्व मनाया जाता है। पशु आराधना का यह पर्व है, ये आपको याद रखनी है। और सोहराय पर्व में बहुत सारे लोकगीत भी गाए जाते हैं, जिसमें से आपने पढ़ा होगा गोबर मांगा, गोबर कांदा, हराबदिया गीत, है ना, चांचर गीत, ठीक है, ये सभी लोकगीतों के बारे में आपने पढ़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। मंडा पर्व कौन ऋतु में मनवल जाए, तो दरअसल यह बैसाख महीने में मनाया जाता है। बैसाख में तो आपको पता है कि गर्मी ही होता है। सुहान लागे रे गीत किनखर गीत संकलन है, सुहान लागे रे किनखर गीत संकलन है, तो सुहान लागे रे गीत के संकलन करता है दिनेश कुमार दिनमणि। और बोलते कि इसके गीतकार कौन है, देखिए सवाल में ही आपको समझना होगा, इसके गीतकार कौन है, तब होते शांति भारत, गीतकार पूछे तो शांति भारत। और गीत के संकलन करता कौन है, तो वो हो गया दिनेश दिनमणि। दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। आज का आखिरी सवाल है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। माला फूल किनकर रचना लागे, माला फूल किसके द्वारा लिखी गई रचना है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। लास्ट में ये आंसर बुकलेट दे रखा है, ये हम आंसर पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे ग्रुप में, आप चीजों को देख लीजिएगा अच्छे से। और बाकी के किसी तरह से कोई सवाल हो तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना हो, अगर आप चाहते हैं कि कम दिनों में अच्छे से सिलेक्टेड एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपको टेस्ट वगैरह लगाना है, तो आप प्ले स्टोर से हमारा खोटा किंग ऑफिशियल एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड करके वहां पे देख सकते हैं। मात्र काफी कम फी में आपको जो वो सारे टेस्ट वगैरह प्रोवाइड किए गए, 99 रुपए से शुरुआत हुआ है ना। और ये काफी कम फीस में आपको टेस्ट वगैरह जो वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो आप चीजों को वहां पे दे सकते हैं और अच्छे से अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। बाकी की किसी जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और नंबर है 7070100319, इस नंबर पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी के मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।